स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, आज हम अपने इस वीडियो में आपका जो यूनिट नंबर 2 है उसका जो थर्ड पार्ट है, देखिए जीएस का, वो करने जा रहे हैं। आंकड़ा स्त्रोत संकलन एवं विश्लेषण। ठीक है, आंकड़ा स्त्रोत संकलन एवं विश्लेषण। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं अनुसंधान के स्त्रोत से। ठीक है, कि अनुसंधान के कौन कौन से स्त्रोत होते हैं। तो देखिए, आप देखिएगा, प्राथमिक स्त्रोत वह मौलिक सूचनाएं या आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता स्वयं घटनास्थल पर जाकर विषय या समस्याओं से संबंधित जीवित व्यक्तियों के द्वारा साक्षात्कार करके अनुसूची के द्वारा यानी जो आपका स्केड्यूल होता है उसके द्वारा, या प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर के द्वारा, अथवा प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्राप्त करता है, वो आपके प्राथमिक डेटाज या प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। इस प्रकार प्राथमिक तथ्य एकत्र करने के दो स्रोत हैं, एक है जीवित व्यक्तियों के द्वारा तथा दूसरा है प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा। ठीक है, तो ये आपके प्राइमरी सोर्सेस हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका प्राथमिक स्रोत के उपकरण। तो देखिए, प्राथमिक स्रोत के यानी प्राइमरी सोर्सेस के कौन कौन से उपकरण या टूल्स होते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्ष निरीक्षण, प्रश्नावली, है ना, अनुसूची और साक्षात्कार, मीन्स आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है आपका प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर, देन आपका स्केड्यूल, और फिर है आपका, या आप इसको शेड्यूल भी बोल सकते हैं, और फिर है आपका इंटरव्यू। ठीक है, आगे देखिएगा, द्वितीयक स्रोत यानी सेकेंडरी डेटा। तो देखिए, द्वितीयक स्रोत या सूचनाएं वे हैं जिन्हें सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं न करके बल्कि पहले से उपलब्ध स्रोतों के आधार पर उनका चयन करना होता है। ये सूचनाएं दो प्रकार की होती हैं जिनका वर्णन पी.वी. यंग ने किया है। वे हैं प्रलेखीय सूचनाएं और दूसरी आपकी क्षेत्रीय सूचनाएं। प्रलेखीय सूचनाएं और दूसरी आपकी क्षेत्रीय सूचनाएं। तो देखिए, डॉक्यूमेंटल इंफॉर्मेशंस आपकी कौन कौन सी हैं या फिर प्रलेखीय सूचनाएं। तो देखिए, वो हैं आपकी, इसमें रिकॉर्ड, प्रकाशित, अप्रकाशित आंकड़े, पत्र इत्यादि से प्राप्त किए जाते हैं, है ना। इसमें रिकॉर्ड्स जो है प्रकाशित, अप्रकाशित आंकड़े या पत्र आदि से प्राप्त किए जाते हैं। और क्षेत्रीय स्रोत वो आपके क्या हैं, इसमें एक विषय अथवा अध्ययन से संबंधित रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसमें एक विषय अथवा अध्ययन से संबंधित रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। अगला है, देखिए, आंकड़ों के संग्रह की विधियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, प्राइमरी सोर्सेज की भी देख लीजिए और आप सेकेंडरी सोर्सेज की भी देख लीजिएगा। तो देखिए, इसमें हमारी जो विधियां हैं आंकड़ों को संग्रह करने की यानी कि डेटास कलेक्शन करने की, वो आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों दी गई हैं। प्राइमरी में ही देखिएगा, व्यक्तिगत प्रेक्षण यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, साक्षात्कार, इंटरव्यू, प्रश्नावली, क्वेश्चनायर, अनुसूची, स्केड्यूल या शेड्यूल और अन्य विधियां। ठीक है, और द्वितीयक आंकड़ों में आपके क्या आते हैं, प्रकाशित स्रोत यानी कि पब्लिश्ड, और सेकंड है आपके अनपब्लिश्ड यानी कि अप्रकाशित। तो देखिए, प्रकाशित जैसे कि सरकारी, अर्ध सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, है ना, और आपकी निजी, संस्मरण, समाचार पत्र आदि से। ठीक है, जो आपके पब्लिश्ड हैं किसी भी पत्रिका में, जर्नल में, इस तरह के प्राप्त डेटास। दूसरा है आपका अप्रकाशित यानी कि अनपब्लिश्ड यानी कि व्यक्तिगत, गैर सरकारी प्रलेख, अर्ध सरकारी या सरकारी प्रलेख जिनका कि प्रकाशन नहीं किया गया है, वो सभी इसी के अंदर आते हैं। किसमें, सेकेंडरी डेटाज में, सेकेंडरी सोर्सेस में आपके आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक आंकड़े ऐसे मौलिक या मूल आंकड़े होते हैं। प्राइमरी डेटा ऐसे मौलिक या मूल आंकड़े होते हैं जिन्हें जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किया जाता है। जो आंकड़े दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्र किए जाते हैं उन्हें हम सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख, इसके अंतर्गत आत्मकथा, डायरी इत्यादि आते हैं, है ना। आत्मकथा यानी व्यक्ति अपने आप अपने बारे में लिखेगा, है ना, अपनी डायरी में कुछ अपने बारे में लिखता है। तो ये आपके कैसे सोर्सेज हो गए, ये आपके प्राइमरी हो गए। ठीक है, ये आपके प्राथमिक आंकड़े हो गए। डायरी का दोष ये है कि क्रमबद्धता का अभाव होता है। पी.वी. यंग ने
पत्र को भी व्यक्तिगत प्रलेख माना है, क्योंकि गोपनीय पत्र फाड़ दिए जाते हैं, इसलिए प्रायः जल्दी नहीं प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा संस्मरण। ठीक है, संस्मरण, इनके माध्यम से बहुत से स्थानों के बारे में जानकारी होती है। किससे? संस्मरण से। आगे देखिए सूचना संकलन के सार्वजनिक प्रलेख। सार्वजनिक प्रलेख कौन से हैं? ये आम जनता के लिए सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जनता के लिए प्रकाशित सूचनाएं और अप्रकाशित सूचनाएं। रिकॉर्ड विभिन्न मंत्रालयों की सूचना, दस्तावेज या पत्र, पत्रिकाएं आदि। ठीक है, ये आपके कैसे हैं? प्रकाशित सूचनाएं जनता के लिए। अप्रकाशित जनता के लिए सार्वजनिक नहीं किए जाते। अप्रकाशित कौन से होते हैं? जो कि जनता के लिए आपके सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, संकेतों की मदद से आंकड़ों के चित्रमय प्रस्तुति को चित्र आलेख कहते हैं। संकेतों की मदद से, ठीक है, साइंस की मदद से आंकड़ों यानी डेटास की जो आपकी पिक्चरल या चित्रमय प्रस्तुति को चित्र आलेख कहते हैं। चित्रमय प्रदर्शन सांख्यिकीय तथ्यों के चित्रमय प्रदर्शन सांख्यिकीय तथ्यों के प्रतिदर्शित या को प्रतिदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी साधन है। ठीक है, आगे देखिए मध्यांक। मध्यांक मतलब मीडियन की बात हो रही है। मीडियन की गणना में आंकड़ों का वितरण सामान्य होता है तथा प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें शुद्धता एवं विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है। किसमें? मध्यांक में, यानी कि मीडियन में। आगे देखिएगा तथ्य संकलन की प्रविधियाँ। ठीक है, तथ्य संकलन की फैक्ट्स जो आप कलेक्ट करते हैं उनकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। तो देखिए सबसे पहला है अवलोकन। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन। तो देखिए अवलोकन, ऑब्जर्वेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है निरीक्षण, प्रेक्षण या देखना। यानी जो आपका ऑब्जर्वेशन है इसका मतलब क्या है? निरीक्षण करना, टू इन्वेस्टिगेट, प्रेक्षण करना या देखना। किंतु कोई भी घटना जिसे हम साधारण रूप से देखते हैं, कोई भी घटना जिसे हम साधारण रूप से देखते हैं अवलोकन नहीं है, बल्कि जब हम किसी घटना के लक्ष्य या उद्देश्य बनाकर सूक्ष्मता से, ठीक है ना, गहराई से, डीपली उसका अध्ययन करते हैं तो ये आपका अवलोकन कहलाता है। गुड तथा हेट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखा है। गुड तथा हेट ने मेथड इन सोशल रिसर्च में लिखा है कि विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से ही होता है और अंत में सत्यापन के लिए हमें अवलोकन पर ही लौटकर आना पड़ता है। इसका प्रयोग पहले भी होता था, जैसे ली प्ले ने जनसंख्या को जानने के लिए औद्योगिकरण में श्रमिकों की भूमिका के संदर्भ में इसका प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त जॉन हर्बर्ट, लिंट आदि विद्वानों ने अपने अध्ययनों में इसका प्रयोग किया था। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ऑब्जर्वेशन मेथड की बात हो रही है। ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है, अवलोकन स्वयं घटित होने वाली घटनाओं को उनके घटने के समय अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित और तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है। C.A. मोजर एंड जी कॉल्टन ने सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में लिखा है, अवलोकन मुख्य रूप से नेत्रों और वाणी द्वारा किया गया अध्ययन है। अवलोकन मुख्य रूप से नेत्रों और वाणी द्वारा किया गया अध्ययन है। आगे देखिएगा, अवलोकन अनुसंधान में प्राथमिक सामग्री संकलित करने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से घटनास्थल पर उपस्थित होकर अवलोकनकर्ता द्वारा स्वयं सूचनाएं संकलित की जाती हैं। इस रूप में यह अत्यंत सरल विधि है। इसके अंतर्गत वे ही घटनाएं सम्मिलित होती हैं जिनका घटनास्थल पर उपस्थित होकर प्रत्यक्ष निरीक्षण के माध्यम से अध्ययन किया जाए। आगे देखिएगा, अवलोकन के अंतर्गत
मनुष्य अपनी इंद्रियों, अपनी ज्ञानेंद्रियों, जिसमें मुख्य रूप से नेत्र और कभी कभी इनके साथ कान का भी प्रयोग करता है, यानी किसके, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, इनके माध्यम से सूचनाएं संकलित करता है। इन सूचनाओं का कभी भी प्रमापीकरण या परीक्षण किया जा सकता है तथा घटना और उसके कारण का पता लगाया जाता है। किसके अंदर, अवलोकन के अंतर्गत। अवलोकन की विशेषताएं, विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर अवलोकन की विशेषताएं निम्नांकित हैं। तो देखिए अवलोकन की क्या क्या विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। इसके माध्यम से प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। प्राइमरी डेटा का इससे हम संकलन कर सकते हैं, किसके माध्यम से, ऑब्जर्वेशन मेथड के माध्यम से। ये प्रत्यक्ष अध्ययन विधि है, इसमें विभिन्न ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह एक उद्देश्यपूर्ण और सूक्ष्म अध्ययन है। इसमें कार्य कारण संबंध ज्ञात किए जाते हैं। नेत्रों के द्वारा किया गया अध्ययन होने के कारण इसमें निष्पक्षता पाई जाती है, इसमें अनबायस्डनेस पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो अध्ययन है डायरेक्टली आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, खासकर विशेषकर नेत्र एवं कानों के द्वारा किया गया ये अध्ययन होता है। अगला देखिएगा, अवलोकन के प्रकार। अवलोकन कितने प्रकार का होता है, तो देखिए इसमें जो आपका सबसे पहला प्रकार इन्होंने बताया है, देखिए पहले पढ़ लेते हैं। सामाजिक घटनाओं में विविधता पाई जाती है। शोधकर्ता उद्देश्य के आधार पर अलग अलग प्रकार की अवलोकन प्रविधि का उपयोग करता है। कभी उसे सामूहिक जीवन पर अध्ययन करने के लिए घटना का भागीदार बनना पड़ता है, तो कभी घटना पर नियंत्रण स्थापित करने तथा कभी उसे स्वयं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके घटना का अध्ययन करना होता है। यानी कभी उसे सामूहिक जीवन का अध्ययन करने के लिए घटना का भागीदार बनना पड़ता है, तो कभी घटना पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ता है और कभी स्वयं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना पड़ता है। कभी वह अकेले अवलोकन करता है और कभी अनुसंधान के क्षेत्र के आधार पर सामूहिक रूप से निरीक्षण कर सकता है, यानी कभी अकेले और कभी ग्रुप में। इस आधार पर अवलोकन के कई प्रकार हैं जो निम्नवत हैं। पहला है आपका अनियंत्रित अवलोकन। इसे अनौपचारिक, अनिर्देशित, अनियोजित अवलोकन कहते हैं। इसका प्रयोग किसी सामाजिक घटना को उसके स्वाभाविक रूप में घटते या घटित होते हुए देखकर किया जाता है। अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग किसी समूह और समुदाय जैसे जनजाति या किसी भी समुदाय के दैनिक जीवन, रीति रिवाज, व्यवहार आदि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। क्या? अनियंत्रित अवलोकन दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका सहभागी अवलोकन और दूसरा होता है आपका असहभागी अवलोकन। ठीक है, सहभागी अवलोकन और दूसरा है असहभागी अवलोकन। अब सहभागी अवलोकन क्या है? इस अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पर जाकर उस स्थान पर अपना परिचय देकर धीरे धीरे एक सदस्य की भांति घुल मिल जाता है, उसके दैनिक जीवन में भाग लेने लगता है। सहभागी अवलोकन की सफलता के लिए आवश्यक है कि अवलोकनकर्ता को उस समुदाय के विषय, उसकी संस्कृति एवं भाषा के विषय के पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी हो। इससे समुदाय विशेष का विश्वास आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। समुदाय विशेष का विश्वास आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड क्या है आपका? असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन इसके अंतर्गत भी किसी स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटना का उसी रूप से अध्ययन किया जाता है। इसकी विशेषता है कि अवलोकनकर्ता किसी समूह का सदस्य नहीं बनता, किंतु अपना उद्देश्य उन्हें बता देता है और बिना उनके दैनिक जीवन में भाग लिए दूर से ही दर्शक की भांति बैठकर अवलोकन करता है। यानी वो उनमें खुलेगा मिलेगा नहीं, किसी समूह का सदस्य नहीं बनता, परंतु दूर बैठ के ही वो उनको ऑब्जर्व करता है, उनका ऑब्जर्वेशन करता है और मूक दर्शक की भांति बैठकर देखता है, अवलोकन करता है। आगे देखिएगा नियंत्रित अवलोकन। ठीक है, तो देखिए
यानी कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की यहाँ बात हो रही है। व्यवहार के रूप में अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत सहभागी अवलोकन का ज़्यादा प्रयोग होता है, किंतु निष्पक्ष और विश्वसनीय अध्ययन के लिए समाज वैज्ञानिकों ने नियंत्रित अवलोकन को अधिक महत्व दिया है। किसको? नियंत्रित अवलोकन को ज़्यादा महत्व दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। इसमें दो प्रकार के नियंत्रण स्थापित किया जाता है। पहला स्वयं अवलोकनकर्ता द्वारा अपने ऊपर और दूसरी घटना विशेष के ऊपर। ठीक है, दो तरह से इसमें नियंत्रण स्थापित हो सकता है। स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करने का तात्पर्य है कि निर्धारित अवधि के भीतर ही अवलोकनकर्ता को अध्ययन कार्य करना होता है। जो एक ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, उसके हिसाब से ही अवलोकनकर्ता को क्या करना होता है? अपना अध्ययन करना होता है। दूसरा है, अब देखिए इसमें क्या है, घटना स्थल से जाने से पूर्व ही वह अपने साथ टेप रिकॉर्डर, कैमरा, पेन, डायरी सारी चीज़ें साथ लेकर जाता है। अध्ययन का पक्ष उसे जो जानना होता है उसी को ध्यान में रखकर वह अवलोकन करता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं करता। इन सबको वह साथ में नोट भी करके ले जाता है। सेकंड देखिए, घटना स्थल पर विषय या सूचनादाता या संस्था को सूचित कर देना, समय अवधि बता देना, उतनी देर विशेष बिंदु का ही अध्ययन करना घटना पर नियंत्रण कहलाता है। इसमें निष्पक्षता और विश्वसनीयता अधिक बताई जाती है। अगला है व्यक्तिगत अवलोकन। कौन सा? व्यक्तिगत अवलोकन। निरीक्षण का कार्य जब एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वह व्यक्तिगत अवलोकन कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिगत अवलोकन कहलाता है जब निरीक्षण का कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अगला देखिएगा, सामूहिक अवलोकन। जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है तो बहुत सामूहिक अवलोकन। देखिए सामूहिक अवलोकन, इसमें क्या है, जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है जिसमें एक टीम की आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसी दशा में कई लोगों के साथ मिलकर अवलोकन कार्य किया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि समूह के विभिन्न सदस्य संगठित हों। क्या आवश्यक है? कि समूह के जो विभिन्न सदस्य हैं वो आपस में संगठित हों। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन मेथड था जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। अब अगला देखिए, आपका इंटरव्यू मेथड आता है, यानी कि साक्षात्कार मेथड आपका आ जाता है। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। साक्षात्कार। इंटरव्यू में दो शब्द इंटर अर्थात भीतर प्रवेश करना और व्यू यानी देखना या विचार करना। इस प्रकार किसी व्यक्ति के अंतर मन में प्रवेश करके तथ्यों का पता लगाना साक्षात्कार है। साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। यह मनोवैज्ञानिक इस अर्थ में है क्योंकि इसके माध्यम से साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता के मानसिक जीवन में प्रवेश करता है। किसमें? मानसिक जीवन में प्रवेश करता है और अंतर्निहित तथ्यों को ज्ञात करता है। क्योंकि ये समस्या समाज से संबंधित है, इसलिए यह आपकी सामाजिक प्रक्रिया भी है। अगला देखिएगा, इस प्रविधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके माध्यम से जो घटनाएं दिखाई नहीं देती या जो बीत चुकी हैं उनके विषय में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। पीवी यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, पीवी यंग ने, ये देखिए बहुत बार नाम आ रहा है इसका, इसे आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ये पीवी यंग की एक अपनी साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, इसमें उन्होंने लिखा है कि साक्षात्कार अनुसंधान की समस्या से संबंधित दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा वार्तालाप है जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के आंतरिक जीवन में
कल्पनात्मक रूप से उसके लिए अपरिचित होता है। आपने देखा ही होगा टीवी पर इंटरव्यूज़ वगैरह दिखाते रहते हैं, तो आप इससे भली भांति परिचित हैं कि साक्षात्कार क्या होता है। आगे देखिएगा, C.A. मॉजर एंड G. कॉल्टन ने सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में लिखा है, साक्षात्कार अनुसंधान की समस्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त करना है। साक्षात्कार आत्मनिष्ठ विधि है। साक्षात्कार कैसी विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है। इसकी विशेषताएं देख लीजिए। ये प्राथमिक सूचना संकलन का माध्यम है, प्राइमरी डेटा सोर्स है। इसके माध्यम से अनुसंधान की समस्या के विषय में तथ्य प्राप्त किए जाते हैं। ये एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। इसके द्वारा अतीत के विषय में तथ्य प्राप्त किए जाते हैं। इसके द्वारा विचार, विश्वास जैसे अमूर्त तथ्यों का पता लगाया जाता है। इसमें प्रश्नों की एक सूची और साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका होती है। अब देखिए साक्षात्कार के उद्देश्य। गुड्स एंड हेट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च में 3 प्रकार के उद्देश्यों को बताया। ठीक है, साक्षात्कार के उद्देश्य। ठीक है, तो देखिए आप, अतीत की घटना के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना, अमूर्त तथ्यों जैसे विचार, विश्वास, मनोवृत्ति आदि का मापन करना, प्राप्त तथ्यों को मात्रात्मक रूप से अभिव्यक्त करना। इस तरीके से हम देखते हैं ये तीनों ही आपके साक्षात्कार के उद्देश्य गुड्स एंड हेट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च में बताए हैं। आगे देखिएगा साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कार के प्रकारों के बारे में P.V. यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में, गुड एंड हेट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च में तथा मॉजर एंड कॉल्टन ने सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में इनके या इसके प्रकारों का उल्लेख किया है। किसके? साक्षात्कार विधि के। इन लोगों के विवेचन के आधार पर साक्षात्कार हम देखते हैं कितने प्रकार का होता है। पहला होता है असंरचित। देखिए इसमें क्या होता है। असंरचित साक्षात्कार, इसे समाज वैज्ञानिकों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है, जैसे अनियोजित साक्षात्कार, अनियंत्रित साक्षात्कार या अनौपचारिक साक्षात्कार। दूसरा है संरचित साक्षात्कार, है ना। तीसरा है आपका पुनरावृत्ति। इसकी शुरुआत पहले लेजार्ड्स फील्ड ने परिवर्तन के प्रभाव को जानने के लिए की थी। चौथा है संकेंद्रित साक्षात्कार। इसका प्रयोग सबसे पहले आर के मर्टन ने किया था। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत साक्षात्कार, फिर है सामूहिक साक्षात्कार, फिर है आपका तथ्य संकलन, उसके बाद है आपका तथ्य संकलन, फिर अर्ध संरचित, फिर चयनात्मक, फिर आपका शोध, फिर उपचारात्मक। कई तरह के देखिए उन्होंने साक्षात्कार के तरीके बताए हैं। देखिए यहाँ पर आपका आकर के साक्षात्कार का जो ये प्रकार है ये ख़त्म हो जाते हैं। और देखिए इसमें और क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अगले वीडियो में। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो आपका साक्षात्कार का प्रकार है ना, इससे संबंधित भी आपका प्रश्न जो है एग्जाम में आ चुका है। देखिएगा प्रश्नावली आप सभी जानते होंगे, क्वेश्चनायर, है ना। कल हम देखिए अपनी वीडियो में पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिसर्च डेटास के बारे में, है ना। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, और प्राइमरी डेटा में हमने ऑब्जर्वेशन मेथड और आपका इंटरव्यू मेथड के बारे में हमने देख लिया था। अब देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनायर के बारे में। तो देखिए प्रश्नावली नाम से ही पता चल रहा है उसमें क्या होंगे, प्रश्न होंगे। प्रश्नावली व्यवहार परक शोधों में आंकड़े संग्रह करने एवं शोध समस्याओं का अध्ययन करने का काफ़ी प्रचलित एवं लोकप्रिय साधन है। प्रश्नावली एक ऐसे प्रश्नों की माला होती है जिसमें शोध समस्या संबंधित कई प्रश्न दिए होते हैं तथा जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रत्यार्थी उनका उत्तर अपने अनुभव के आधार पर देता है और पुनः उसे शोधकर्ता को लौटा देता है। देखिए क्वेश्चनायर में क्या होता है, क्वेश्चनायर होता है जो आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स
जो हैं उसके संबंधित ही बनाया जाता है। और उसमें कुछ प्रश्न हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 20 हो सकते हैं या 30 हो सकते हैं, है ना। और उन प्रश्नों को जो है जिनसे आप उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं उनको भेजा जाता है, चाहे डाक के द्वारा या ईमेल के द्वारा। और उसके बाद जो है वो उन प्रश्नों को देखकर उसमें उत्तर देते हैं, चाहे वो विकल्प के रूप में हो, ओपन एंडेड हो, कैसे भी हो। और उसके बाद वो उनको रिटर्न कर दिए जाते हैं, किसको, रिसर्चर को। ठीक है, तो ये आपके क्या है, क्वेश्चनर मेथड है। प्रश्नावली की विशेषताएं देख लीजिए। प्रश्नावली की विशेषताएं क्या क्या हैं। प्रश्नावली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहले है, प्रश्नावली में प्रश्नों की माला होती है, यानी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। प्रश्नावली को एक फॉर्म के रूप में तैयार किया जाता है जिसमें प्रश्न, उसके उत्तर एवं उसके उत्तर के लिए जगह, प्रत्यार्थी का नाम, पता, योग्यता आदि लिखने के लिए भी स्थान होता है। इसकी यह विशेषता है कि प्रत्यार्थी स्वयं पढ़ता है तथा पुस्तिका में छपे प्रश्नों का उत्तर भी स्वयं देता है। यह उत्तर उसे अपने अनुभव के आधार पर देना होता है। इसे आत्म रिपोर्ट प्रविधि भी कहते हैं। कौन सी, आत्म रिपोर्ट प्रविधि भी कहते हैं किसी, क्वेश्चनर को। अगला देखिएगा, प्रश्नावली के उद्देश्य। तो देखिए इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। प्रश्नावली के मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं, सैद्धांतिक उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्यों में अनुसंधानकर्ता को सूचनाएं कम परिश्रम, धन तथा समय से प्राप्त होती हैं, है ना। जो वो सूचना एकत्रित करता है उसे वो कम परिश्रम से, कम धन से और कम ही समय से प्राप्त होती हैं। इस विधि में संपूर्ण क्षेत्र में संबंधित व्यक्तियों को डाक द्वारा प्रश्नावली भेजी जाती है, जिसमें अनुसंधानकर्ता अधिक से अधिक व्यक्तियों का अध्ययन करने में सफल होता है। और देखिए दूसरा क्या है आपका, व्यवहारिक उद्देश्य से। देखिए, एक मैंने आपका सैद्धांतिक उद्देश्य बताया और दूसरा बताया आपका व्यवहारिक उद्देश्य। अब हम व्यवहारिक उद्देश्य से भी देख लेते हैं। व्यवहारिक उद्देश्य से सूचनादाता सामान्यतः खाली और शांति के क्षणों में अकेले बैठकर प्रश्नावली भरता है, इसलिए वह बिना किसी लज्जा या संकोच के प्रश्नों के उत्तर दे देता है। इस तरह की प्रश्नावली के द्वारा सत्य सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पीवी यंग ने प्रश्नावली के 2 प्रकार बताए हैं, संरचनात्मक प्रश्नावली और असंरचनात्मक प्रश्नावली, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, स्ट्रक्चर्ड यानी कि संरचनात्मक प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण साक्षात्कार के पूर्व ही कर लिया जाता है। देखिए, ठीक है ना, जैसे संरचनात्मक जो आपकी प्रश्नावली है, संरचना यानी कि इसमें प्रश्नों की संरचना कर ली गई है साक्षात्कार के पूर्व ही। इसमें प्रश्न स्पष्ट, सरल और निश्चित प्रकार के होते हैं जो बहुत सोच समझकर लिखे जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर सामान्य व्यक्ति भी लिख सकता है। आगे देखिएगा, असंरचनात्मक यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर। इसमें पहले से प्रश्न लिखे जाएंगे, नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है, बल्कि शोधकर्ता कुछ संकेत लिख देता है जिसके आधार पर वह स्वयं सूचनादाता से साक्षात्कार करता है। इसलिए यह विधि साक्षात्कार प्रदर्शिका की भांति ही है। वास्तव में यह प्रश्नावली का स्वरूप नहीं होता, फिर भी पीवी यंग इसे प्रश्नावली का रूप मान लेते हैं, या पीवी यंग ने इसे प्रश्नावली का रूप माना है। आगे देखिएगा, लुंडबर्ग ने प्रश्नावली के 2 प्रकार बताए, ठीक है, तथ्य संबंधी प्रश्नावली तथा सहमति एवं दृष्टिकोण संबंधी प्रश्नावली। आगे देखिएगा, तथ्य संबंधी प्रश्नावली में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के प्रश्न एवं सहमति तथा दृष्टिकोण संबंधी प्रश्नावली में सूचनादाता की सहमति, दृष्टिकोण और रुचि से संबंधित प्रश्न होते हैं। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली आपकी कई प्रकार की होती है। देखिए, प्रतिबंधित प्रश्नावली, अप्रतिबंधित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली और चित्रमय प्रश्नावली। अब देखिए, प्रश्नावली के उपयोगी होने की अनिवार्यता क्या क्या है। उत्तरदाताओं का शिक्षित होना, अगर वो एजुकेटेड होंगे तभी तो वो उसको रीड कर पाएंगे, और जब रीड कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे अच्छे से, तभी तो वो उसमें रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो देखिए, उत्तरदाताओं का शिक्षित होना, उत्तर देने की इच्छा,
है ना। अगर इच्छा नहीं है मन में उत्तर देने की तो फिर आप उल्टे सीधे जवाब दे देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। उत्तरदाताओं का विषय ज्ञान, है ना, वही बात जो मैंने कही, आप प्रश्न को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं और कितने अच्छे से उसको उत्तर देने में सक्षम हैं। नेक्स्ट देखिए, सहगामी पत्र। कौन सा? सहगामी पत्र। जब प्रश्नावली पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है तो अनुसंधानकर्ता की ओर से एक व्यक्तिगत पत्र संलग्न किया जाता है ना। जब प्रश्नावली पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है तो जो अनुसंधान करता है या जो रिसर्चर है उसकी ओर से एक व्यक्तिगत पत्र संलग्न किया जाता है। यह पत्र बहुत ही आकर्षक एवं प्रभावकारी होना चाहिए। इस पत्र में अनुसंधान का उद्देश्य, संगठन का नाम, संस्था के नाम का उल्लेख होना चाहिए। इस पत्र में अनुरोध पूर्वक नियत तिथि का उल्लेख होना चाहिए कि प्रश्नावली का उत्तर कब तक देना है। साथ ही सूचनादाता को यह भी आश्वस्त करना चाहिए कि उसके उत्तरों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अंत में सूचनादाता को उसके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहिए। क्या देना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। आगे देखिएगा, अनुगामी पत्र। जब नियत तिथि तक प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त न हो तो सूचनादाता से अनुरोध करना चाहिए कि वह प्रश्नावली के उत्तर शीघ्राति शीघ्र, है ना, जल्द से जल्द, यानी कि शीघ्र, जल्दी से जल्दी भरकर भेजने का कष्ट करें। ऐसा पत्र लगभग 15 दिन के पश्चात ही भेजना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद हम अनुसूची यानी कि स्केड्यूल मेथड के बारे में पढ़ेंगे, या आप इसको शेड्यूल भी बोल सकते हैं। तो देखिए, अब हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। एक, शोध समस्या तब व्यवहार्य नहीं होती जब वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से युक्त हो। ठीक है, उसमें स्वतंत्र और जब गैर स्वतंत्र जो है चर हो, तब एक शोध समस्या व्यवहार्य नहीं होती है। प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे क्या कहा जाता है? अवलोकन। देखिए, ये एक प्रश्न के ऊपर बेस्ड आपका बनाया गया है। तो मैं समझती हूँ कि प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक है, इन्होंने 3 प्रक्रियाएं दी होंगी और उसके अलावा ये वर्डिंग भी ऐड कर दिया होगा। इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि अवलोकन तो एक अलग से अपने आप में मेथड है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक अनुसंधानकर्ता रिक्त प्राकल्पना के परीक्षण के लिए क्या करता है? एक अनुसंधानकर्ता रिक्त प्राकल्पना के परीक्षण के लिए अनोवा टेस्ट लगाता है। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा अनुसूची। तो देखिए, इसे हम देख लेते हैं। अब प्रश्नावली के समान अनुसूची में भी प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली के समान शेड्यूल में भी प्रश्नों की एक सूची होती है। इन प्रश्नों को शोधकर्ता प्रत्यार्थी को पढ़कर सुनाता है और प्रत्यार्थी सुनकर उनका उत्तर देता है। देखिए, क्वेश्चनर में क्या होता है कि आप उसको मेल के द्वारा या डाक के द्वारा रेस्पोंडेंट्स के पास भेज देते हैं, जबकि जो आपका स्केड्यूल मेथड है इसमें क्या होता है, इसमें आप प्रश्नों को पूछेंगे या पढ़कर सुनाएंगे और जो रिस्पोंडेंट है वो उसके उत्तर मौखिक रूप से बताएगा और आप उनको स्वयं अपने हाथों से भरेंगे। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका स्केड्यूल मेथड कहलाता है। अनुसूची में प्रश्नों की सूची होती है, ठीक है, जैसे आपके क्वेश्चनर में होती है। इसमें प्रश्नों को प्रत्यार्थी स्वयं नहीं पढ़ता है ना, मैंने आपको भी बताया था, रिस्पोंडेंट स्वयं नहीं पढ़ता है, बल्कि इन प्रश्नों को शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता द्वारा स्वयं उन्हें पढ़कर सुनाया जाता है। अनुसूची के प्रयोग के लिए आमने सामने की परिस्थिति का होना अनिवार्य है ना, जैसे इंटरव्यू, एक तरह से इंटरव्यू टाइप्स, ताकि शोधकर्ता प्रत्यार्थी से सीधे प्रश्नों को पूछ सके। अब देखिए, विशेषताएं क्या हैं। एक उत्तम अनुसूची की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या होती हैं। देखिए, अब आप मुझसे पूछेंगे कि अनुसूची और क्वेश्चनर में क्या डिफरेंस, मतलब अगर हम बेसिकली देखें तो अनुसूची कब लाभदायक है? जब आपके जो रेस्पोंडेंट हैं वो जब वेल एजुकेटेड नहीं है, तब आपके लिए अनुसूची का प्रयोग करना अनिवार्य बन जाता है। ठीक है, देखिए, एक उत्तम अनुसूची में सही और यथार्थ संचारण का गुण होना चाहिए। इसका भाव यह है कि अनुसूची में प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि प्रत्यार्थी को वही सूचना मिले जो शोधकर्ता चाहता है।
दूसरा है आपका एक उत्तम अनुसूची की एक विशेषता ये भी है कि इसमें सही और वैज्ञानिक प्रश्नों को ही सम्मिलित करना चाहिए। सही और वैज्ञानिक प्रश्नों को ही सम्मिलित करना चाहिए। अब देखिए अनुसूची के प्रकार। अनुसूची आपकी कई प्रकार की होती हैं। अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची और प्रलेख अनुसूची। ठीक है, अब देखिएगा ये आपके इन्होंने टाइप्स बता दिए। और देखिए बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि अनुसूची कब फ़ायदेमंद है या कब लाभदायक है। जब आपके जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं व्हेन दे आर नॉट वेल एजुकेटेड एंड यू नीड योर आंसर्स, एट दैट टाइम यू यूज स्केड्यूल मेथड सो दैट यू मे गेट द डिजायर्ड आंसर्स, और आई मीन टू से दैट यू मे गेट द आंसर्स। आगे देखिएगा केस अध्ययन विधि। केस अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है, ये कौन सी? केस अध्ययन विधि, जिसमें किसी सामाजिक इकाई सोशल यूनिट के जीवन की घटनाओं का अन्वेषण एवं विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक इकाई के रूप में किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक समुदाय, नीति, संगठन आदि को लिया जा सकता है। पीवी यंग के शब्दों में केस अध्ययन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई की जीवनी का अन्वेषण तथा विश्लेषण किया जा सकता है। गुड एवं हेट के शब्दों में केस अध्ययन सामाजिक आंकड़ों को संगठित करने का एक तरीका है ताकि अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक वस्तु के एकात्मक स्वरूप को बनाया रखा जा सके। अब देखिए मेन क्या है केस अध्ययन की विशेषताएं। विशेषताएं देख लीजिए। केस अध्ययन की विशेषताएं क्या क्या हैं? केस अध्ययन एक सीमाबद्ध विधि होती है। ठीक है, एक सीमाबद्ध विधि होती है। इसमें केस की संपूर्णता, एकता, अखंडता को बचाकर रखने का स्पष्ट प्रयास किया जाता है। अगला देखिए, इसमें आंकड़ों के बहुत सारे स्रोतों को तथा बहुत सारे आंकड़े संग्रहित या संग्रहण विधियों का उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा सामाजिक शोध में अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रयोग। सामाजिक शोध में अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रयोग। सामाजिक शोध के क्षेत्र में अंतर्वस्तु विश्लेषण एक नई प्रविधि है, क्योंकि 20वीं शताब्दी के आरंभ में समाजशास्त्र की एक नई शाखा विकसित हुई जिसे हम संप्रेषण समाजशास्त्र या कम्युनिकेशन सोशियोलॉजी कहते हैं। इसकी मुख्य प्रविधि अंतर्वस्तु है। क्या है इसकी प्रमुख जो आपकी कहना चाहिए प्रविधि है वो आपकी अंतर्वस्तु है। सामाजिक अनुसंधान में जो तथ्य हम एकत्रित करते हैं वह बहुत जटिल होते हैं क्योंकि उनका स्वरूप गुणात्मक होता है और इसीलिए अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग करके इनको हम अंकों में परिवर्तित कर देते हैं। इस तरह से अंतर्वस्तु विश्लेषण जनसंचार के माध्यमों से संबंधित है। ये माध्यम आजकल समाज और मानव के रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसीलिए इस प्रविधि का महत्व अधिक बढ़ गया है। अंतर्वस्तु विश्लेषण इस प्रकार की महत्वपूर्ण प्रविधि है। देखिए अंतर्वस्तु विश्लेषण इस प्रकार की महत्वपूर्ण प्रविधि है जैसे उपन्यास, कहानी, किसी नेता का भाषण, वार्तालाप या समाचार पत्रों के संपादकीय आदि विचार जो किसी सामाजिक समस्या पर आए दिन व्यक्त किए जाते हैं तथा उनकी विश्लेषण अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि से ही संभव है तथा उनका जो विश्लेषण है वो अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि से ही संभव है। सामाजिक तथ्य बहुधा अमूर्त होते हैं और एक ही विषय पर संचार के अनेक साधन भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षों को प्रस्तुत करते हैं। अतः अंतर्वस्तु विश्लेषण एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा ऐसे तथ्यों का विश्लेषण करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। H.T. लेसवेल ने लिखा है, एक शोधकर्ता किसी विचार की आवृत्ति को गिनकर और फिर उनके महत्व को समझकर और फिर उसका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालता है। आगे देखिएगा आर के वाइट ने कहा है दूसरे महायुद्ध में हिटलर द्वारा संचार के साधनों का व्यापक प्रयोग किया गया था और अपनी नाजीवादी व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए संचार के साधनों का प्रयोग किया गया था। वाइट ने अंतर्वस्तु विश्लेषण से इन तथ्यों का विश्लेषण करके हिटलर के बारे में कुछ ऐतिहासिक सामान्यीकरण किए हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण से
प्रभाव के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों का विश्लेषण किया जाता है और देखा जाता है कि जनसंचार का सहारा लेकर किस प्रकार अनेक संगठन और व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहारा लेते हैं। अनेक देशों में जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता वर्तमान युग में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आगे देखिएगा, अंतर्वस्तु विश्लेषण एवं व्यक्तिक विश्लेषण। अंतर्वस्तु विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस और व्यक्तिक विश्लेषण यानी पर्सनालिटी एनालिसिस। अंतर्वस्तु विश्लेषण की सहायता से मानव व्यक्तित्व का भी विश्लेषण किया जा सकता है। उपन्यास, कहानी, वार्तालाप, लिखित सामग्री आदि के सारांशों का विश्लेषण करके लेखक के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, जैसे गांधी जी की आत्मजीवन कथा या किसी समाज पर लिखे गए प्रलेख आदि। अब देखिए इसकी सीमाएं या समस्याएं क्या हैं। तो देखिए, जैसा कि सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली अनेक प्रविधियों के बारे में कहा जाता है कि तथ्य एकत्र करने की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता की समस्या उत्पन्न होती है, वही आलोचना अंतर्वस्तु विश्लेषण के बारे में भी की जाती है, जैसे एकत्र की गई इकाइयों तथा तथ्यों को अनेक श्रेणियों में कैसे बांटा जाए और इनका सरल विश्लेषण कैसे किया जाए। दूसरी समस्या यह भी आती है कि इकाइयों को भार देकर मात्रात्मक रूप से कैसे परिवर्तित किया जाए, परंतु जनसंचार के साधनों के द्वारा उपलब्ध तथ्यों का यदि हम विश्लेषण करना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त विधि अंतर्वस्तु विश्लेषण ही है। तो यहाँ पर हमारा जो आपका यूनिट 2 है उसका जो 3rd पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। बस ये थोड़ा सा बचा है और उसके बाद आपका मैं नेक्स्ट जो यूनिट 2 का 4th और लास्ट पार्ट है जो कि आपका पूरा यूजीसी से रिलेटेड है वो मैं स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, और आप देख सकते हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। उसका नाम है आपका भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका, इससे संबंधित आगे मेरे अब वीडियोस आएंगे। चलिए, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को ब्लूम ने प्रतिपादित किया है ना। मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को किसने प्रतिपादित किया? ब्लूम ने। सहसंबंधात्मक, तुलनात्मक शोध तथा सर्वेक्षणात्मक शोध वर्णनात्मक शोध के प्रकार हैं। कौन कौन से? सहसंबंधात्मक, तुलनात्मक और सर्वेक्षणात्मक। अंतराल मापनी द्वारा हम औसतांक यानी माध्य यानी मीन की बात हो रही है तथा मानक विचलन निकालते हैं। मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी है ना। ये जो है आपका, ये क्या है और ये क्या है? ये आपका मानक विचलन है ना, और ये आपका माध्य है। आगे देखिएगा, टीएस कून ने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलन यानी पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया। चिंतन फलन या पैराडाइम शब्द का प्रयोग किसने किया? कून ने किया। ठीक है, और किस में किया? साइंटिफिक मेथड में किया। मध्यमान, मध्यका तथा बहुलक मीन्स मीन, मीडियन एंड आपका मोड केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना। आपने देखा होगा माइक्रो टीचिंग, जब हम लोग बीएड वगैरह करते हैं तो बीएड करते वक्त है ना, उसके दौरान हमको सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। अब आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित है। एक अच्छी परिकल्पना में संप्रत्यात्मक स्पष्टता तथा व्याख्या की परीक्षणीयता होती है। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है। शिक्षण के 3 स्तर कौन कौन से? स्मृति, अवबोध एवं विमर्शी स्तर। अब स्मृति, अवबोध एवं विमर्शी स्तर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये मेरा वीडियो खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको मटेरियल पसंद आ रहा हो, और अपने सुझावों को आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।